without delaying. Okay. So today we have to discuss about budget. What do you mean by budget? If you are talking about the Indian constitutions, language must be bilingual, Hindi and English, both language I will implement here. And those who are preparing in Hindi, okay, bilingual, it will support you. So there must not be a problem for you. Okay. So now I start our classes. तो आज का हमारा क्लासेस जो है हम बजट की बात करेंगे। बजट क्या है एक्चुअली? फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन। ओके, origin mean to say from where it has been originated, means the derivations, yeah, we can say from where it has been borrowed. Okay, if I'm talking about the budget, तो सबसे पहले बजट की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो बुल्गा वर्ड से होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड बुल्गा। बुल्गा वॉज वी कैन से लैटिन वर्ड। ओके, यानी इसकी जो स्थापना या कैसे इसकी जो ओरिजिनेशन होता है वो बुल्गा एक वर्ड होता है जो हमारा लैटिन वर्ड होता है। उसके बाद ये बनता है बुजेट या बुजे आप कह सकते हैं, जो एक फ्रेंच वर्ड बनता है। और फाइनली ये जो होता है यानी लैटिन से फ्रेंच में आती है, फ्रेंच में हमारा बुज्जे हो जाता है, बुज्जे के बाद हमारा बजट का इस्तेमाल हम करते हैं, जो इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं या ब्रिटिश शासन के टाइम में करते हैं। अब जस्ट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो गए वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट concerning to British language, but because what we all are studying, what we all are writing, what we all are speaking, actually this language is called British English. Okay, if I'm talking about the British history, if I'm talking about the budget जो British English में इस्तेमाल हुआ, इसके पीछे क्या रीजन्स हैं, कैसे कैसे एक्चुअली डिराइव्ड हुआ है, ये सारे थॉट को मैं अभी पूरा देखता हूँ। तो इसकी यदि हम बजट की यदि हम हिस्ट्री को देखें, ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखें, थोड़ी मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं नाउ कि जो बजट का इस्तेमाल या बजट की जो हम हिस्ट्री की बात करें, तो बजट की हिस्ट्री का सबसे पहला हिस्ट्री होते हैं 1773 में, यानी 1773 ईस्वी में। सबसे पहले इन दैट टाइम मिस्टर रॉबर्ट वालपोल, आई थिंक नाम आपने सुना हो, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ मिस्टर रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, तो अपने मिस्टर वालपोल के नाम सुने होंगे, रॉबर्ट वालपोल। मिस्टर रॉबर्ट जो वालपोल थे, during 1773 to 1774, in that period you can say he was prime minister of England as well as he was finance minister of England also. Okay, यानी ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। लेकिन क्या होता था कि 1773 के यदि हम पीरियड की बात करें तो उस समय वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या दोज वो कंडक्टिंग all the activities concerning to financial activity, those who are conducting according to the commercial activities having इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट। ओके, तो सरकार की जो टोटल कह सकते हैं जो इनकम होता था, एक्सपेंडिचर होता था, ये सारी चीज की गतिविधि को जो कार्य करते थे उस समय उनको खास तौर पे हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कहा जाता था, बल्कि उस समय इनको नाम दिया गया था चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। यानी उस समय की हम बात करें तो मिस्टर रॉबर्ट वालपोल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एज वेल एज ही वाज अ चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, और उस समय चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी थे सबसे पहली बात। और इन्होंने क्या किया कि 1773 में सबसे पहले ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंग्लैंड दैट ही टेबल्ड द ऑल डेटास, या यू कैन से accumulated data, you can say estimated data for upcoming days, and what happened in the last year, what is happening present, and what to be happened in the future. Okay, mean to say overall income and expenditure, all the data concerning to receipt, concerning to money and infrastructure development, each and every part, it was completely tabled by Mr. Robert Walpole in 1773। तो सबसे पहले 1773 में वालपोल के द्वारा ये चीजों को रखा गया। अब प्रश्न होता है कि जब इन्होंने सबसे पहले इस चीजों को लाया तो एक्चुअली क्या था ना कि जितने भी जो पेपर्स थे या डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो ये सारे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक चमड़े की जो थैला थी, इन्होंने चमड़े के थैला से वो चीजों को निकाला, और जो भी वहां के संसद के मेंबर्स थे या ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पार्लियामेंट जो थे, उनके पास उन्होंने जो ही उस ओवरऑल हम कह सकते ऑल पेपर्स को जैसे इन्होंने निकाला, और जो निकाले थे एक चमड़े की थैला से इन्होंने निकाला था, ध्यान दीजिएगा। निकाल कर जब उन्होंने रखा तो वहां पर जितने भी और सारे मेंबर्स थे एक्चुअली दे कोटेड, वो सारे जो थे वहां पर उन्होंने उसको कोटेड किया। और कोटेड क्या किया? बजट ओपेंड, ध्यान दीजिएगा, बजट ओपेंड, यानी वहां के जितने भी लोग थे उन्होंने एक शब्द बोला, जैसे उन्होंने अपने थैला से निकाला कि बजट ओपेंड हो गया। ठीक है,
यानी बजट खुल गया। और इस चीजों को क्या हुआ कि 2-3 दिन लगातार, या कह सकते हैं कि जैसे आज ये काम हुआ, कल से न्यूज़पेपर में बजट ओपन, ये वाला कॉन्सेप्ट जो थी, बहुत सारे कह सकते हैं आप न्यूज़पेपर ने इस चीज़ों को लाया। फिर आपका सब बहुत सारे इस पर कार्टून भी बन गए, ठीक है। और कार्टून्स बनने के बाद ये लगभग 1-2 सप्ताह तक मैटर में रहा। फिर यहाँ पे तक देखने को मिला कि इंग्लैंड के जो कुछ लोकल जो वहाँ के बच्चे थे, वो खेल खेल में बजट का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, कार्टून्स के आधार पर। और अंततः फिर ऐसी स्थिति होती कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने बजट शब्द का अंततः जो अपने टोटल उनकी जो फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डेटा था, या कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट्स थी, जो पेपर थी, डॉक्यूमेंट थी, उसको उन्होंने अंततः बजट शब्द का इस्तेमाल किया मिंटू से। और इसके बाद क्या हुआ कि जब 1773 में उन्होंने बजट शब्द का ये कर लिया, और जब पूरे दुनिया में ये चीजों को फैल गया, तो फैला कैसे कि जब इंग्लैंड में ये चीजें हुआ, तो इंग्लैंड के जितने भी राज्यों, मतलब कितने जो वर्ल्ड के जितने भी देशों में इनकी अपनी जो एक सत्ता चल रही थी, यानी इनको हम कह सकते जो इनकी रिजिम चल रही थी, ठीक है, वो रिजिम के आधार पर जहां जहां भी इंग्लैंड के, खास तौर पे कह सकते हैं इंग्लैंड सरकार की जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जिस जिस देशों में अपने आधिपत्य को जमा रखे थे, औपनिवेशिकतावाद को रख रहे थे, वे सारे जगहों पर फिर अंततः अर्ली जो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होते हैं, और अर्ली जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट की जो इनकम एक्सपेंडिचर का जो कंप्लीट एस्टिमेटेड डेटा होते हैं, वे सारे को वहां भी उन्होंने बजट सबसे इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में बजट का जो कॉन्सेप्ट थी, बजट का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से इंग्लैंड से ही शुरू होता है। इज इट ओके? यहाँ तो सबको क्लियर है? बोलिएगा। यस सर। ओके, थैंक यू। सब लोग बोलेंगे, केवल एक ही नहीं, सब लोग को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मकसद एक नहीं है, हमारे लिए आप सभी बराबर हैं। एंड आई एम कंफर्टिंग माई सेल्फ दैट आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे गेन कर सकते हैं। अभी भी हम बहुत, आप मेरे फेस से भी देख सकते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अब हम बात करें, अभी इंग्लैंड से शुरू की है, अब मैं आ रहा हूँ अब इंडिया में। अब हम थोड़ा इंडिया की बात करें, इंडिया में कैसे कैसे बजट का इस्तेमाल होगा, व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की यदि बात करते हैं, तो आई थिंक यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ मिस्टर लॉर्ड कैनिंग्स। आपने लॉर्ड कैनिंग्स का नाम सुना होगा, सुने होंगे ना। तो लॉर्ड कैनिंग्स जो थे, यह मुख्य रूप से 1856 टू लेकर के 1862 तक, यानी 1856 से लेकर के 1862 तक हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो थे, ठीक है, यह मुख्य रूप से भारत के वायसराय थे। क्या थे इस समय? इन्होंने इस समय वायसराय थे, यानी भारत के वायसराय थे 1856 से लेकर 1862 तक। ओके, ड्यूरिंग दिस 6 ईयर्स, यानी इस 6 साल के यदि इतिहास को हम देखते हैं, तो इस 6 साल के इतिहास में इनके जो ड्यूरिंग, यानी इनकी जो रिजिम थी, इस रिजिम यानी इनके शासन काल में हमने क्या देखा कि 1857 में, यानी 59 में, सॉरी 1859 में, ठीक है, उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैं लिख रहा हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी उस समय हुआ करते थे, जिनका मुख्य रूप से जो नाम था, वो हम नाम जानते हैं जेम्स विल्सन के बारे में। ओके, तो मिस्टर जेम्स विल्सन वाज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 1856 to 1862. But if I'm talking about the background of Indian history, if I'm talking about the background budget history of India during 18, यानी in 1859, Mr. James Wilson was predicted, and also he tabled complete estimated of the income and expenditures of East India Company in India during लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग्स के जो पीरियड थे, उसी में उन्होंने 1856 में सबसे पहले वो इस चीज़ों को रखा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे लॉर्ड कैनिंग की जो कह सकते हैं प्रशासनिक जो विचारधारा थी, इस विचारधारा में सबसे पहले देख सकते हैं कि इनकी जो दफ्तर थी, यानी इनकी जो ऑफिस थी, खासतौर पर इस ऑफिस में हमने देखा क्या कि 18 फरवरी 1860, 1860 को, 18 फरवरी 1860 को हमने क्या देखा कि मिस्टर जेम्स विल्सन जो थे, उन्होंने फर्स्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक बजट को पेश किया, ठीक है। और ये बजट जो था वह ब्रिटिश इंडिया का था, या ईस्ट इंडिया कह सकते हैं, वो ब्रिटिश इंडिया का उन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया। इसमें मुख्य रूप से भारत में जितनी भी उनकी आय और व्यय थी, इंडिया में जितनी भी उनकी टोटल जो कह सकते हैं कि उन्होंने
इन्वेस्टमेंट के आधार पर कह सकते हैं, शोषण के आधार पर कह सकते हैं, भारत से जो उनकी इनकम हो रही थी, ये सारे चीज़ों को उन्होंने सबसे पहले रखा। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में यदि हम बजट की फॉर्म देखते हैं या बजट का निर्माण की बात करें, तो भारत में सबसे पहला बजट का निर्माण करने का जो दायित्व कह सकते हैं या कह सकते हैं आप फादर ऑफ बजट इन इंडिया भी आप कह सकते हैं, वो मिस्टर जेम्स विल्सन को जाता है। अब बात होती है कि जो हमारे यहाँ बजट की जो समस्याएं होती है, ठीक है, या बजट की यदि हम बात करते हैं, जो इसकी इतिहास होती है, आप ही लोग से पहले मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो हमारे यहाँ जो जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष आप कह सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मली जो देखते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ जो शुरू होता है वो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो 31 मार्च तक जाता है। आप लोग भी सुने होंगे। अब हमारा प्रश्न बनता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये एक्चुअली कब से एडॉप्ट किया गया? एनीवन बताइए। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च जो चलता है, आखिर ये कब से एडॉप्ट किया गया है? एनीवन जो जवाब देंगे टॉफी खिलाऊंगा। कोई बताइए। तो इसकी यदि हम देखें तो सबसे पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च जो हम करते हैं, ये नहीं था, बल्कि ब्रिटिश टाइम में हम देखें तो ये था 1 मई से लेकर के, ठीक है, 30 अप्रैल के बीच का था, ठीक है। लेकिन ये जो 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल के जो हम विचारधारा को देख रहे थे, इसको अंततः रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच, ठीक है। और यह हमारी प्रावधान होती है 1867 से, यानी सिंस 1867 एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर या डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इट वाज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके अलावे यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले आप याद Yes, कीजिए sir. कि मैं अब बजट की चर्चा अब हम इंडिया में कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले हम देखें कि यदि हम बजट की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी बजट वर्ड का इस्तेमाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है, बल्कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 को देखा जाए, यदि हम भारत के संविधान के आर्टिकल 112 को देखें तो 112 में स्पष्ट हमें देखने को क्या मिलता है कि आर्टिकल 112 में इसके लिए बजट के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ बजट यू कैन से, हमारे यहाँ वर्ड आती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय प्रपत्र, में भी हिंदी यही होना चाहिए, ठीक है। तो खास तौर पे भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारा बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 जो है वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा की गई है, इसलिए इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बजट, तो बजट होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय बजट, सबसे पहले इस मीनिंग को हमें समझना होगा। तो बजट सबसे पहले क्या होती है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो भी हमारा टोटल इनकम होता है, ये किसी भी इंसान का हो सकता है, आप घर पे हैं आपका भी हो सकता है 1 साल का, टोटल इनकम प्लस कर सकते हैं टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यानी 1 साल जो हमारा फाइनेंशियल जो ईयर चला, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना गेन किया तथा कितना लॉस किया, या यदि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर आपकी कितना गेनिंग हुआ, ये सारे चीज़ों को देखते हैं। दूसरे हम इसमें कह सकते हैं कि बजट, ठीक है, बजट की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले बजट के फॉर्म में आप देखिएगा कि जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर होता है, टोटल जो इनकम होता है, इसको आप कह सकते हैं मात्र एक जो होता है एक इवेल्युएशन होता है, यानी मुख्य रूप से हम कहें तो इसमें खासतौर पे मूल्यांकन की जाती है, जो हमारा एक स्टैटिकल फॉर्म को दर्शाया जाता है। ये चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल stability on the basis of budget, there we can also distribute the all of the expenditure and income which is predicted, yeah, which will be gaining for the what last and what's present. It mean to say
बजट को तैयार करते वक्त सबसे पहला, किसी भी देश हो, कोई भी इंसान हो, उसको जो सबसे ज़्यादा जो केयर होना होता है या कह सकते हैं माइंड ध्यान देना होता है, उसमें हम लोग 3 इयर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। 3 इयर्स का मतलब हुआ जो हमारा प्रीवियस ईयर था, पिछले साल थे, उस चीज़ों को लेना है। फिर हमारा जो करंट ईयर चल रहा है, इस चीज़ों को लेना है। और फिर जो हमारा कमिंग ईयर्स हो रहा है, इस चीज़, यानी 3 साल को देखते हुए हम अपने बजट को मुख्य रूप से तैयार करते हैं। ये चीज़ों को आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। इस आधार पर यदि हम सबसे पहले बजट की विशेषता की बात करें, तो बजट के कुछ हमारा कैरेक्टर्स भी होते हैं, यानी कुछ विशेषता भी होते हैं, या कैरेक्टराइजेशंस भी आप कह सकते हैं। तो इनकी जो विशेषता होती है, कैरेक्टराइजेशन जो होती है विशेषता में, वो सबसे पहला क्या होती है कि जो हमारा बजट होता है, या कह सकते हैं ये डेटा, सबसे पहले बोलिए, अ डेटा ऑफ टोटल एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहला हुआ। दूसरा जो इसका कैरेक्टराइजेशन होती है, वह होती है, ये होता है फॉर अ लिमिटेड टाइम या लिमिटेड पीरियड कह सकते हैं। यानी जो हमारे बजट तैयार होता है, एक हमारा पीरियड के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए तैयार की जाती है। तीसरा इसको कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं कि किसी भी बजट को तैयार करने के लिए, ठीक है, एक हमें पब्लिक बॉडी की आवश्यकता होती है। पब्लिक बॉडी का मतलब होता है एक सार्वजनिक हमें निकाय की आवश्यकता होती है, जो हमें अप्रूव करता है। ठीक है, क्या अप्रूव करता है? तो बजट को। जैसे भारत की बजट की बात करें, तो भारत की बजट को जो हमारा अप्रूवल कौन देता है? फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री देता है। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है? हमारे पब्लिक बॉडी है, एक सरकार की बॉडी है। तो इसके लिए एक हमारा खास तौर पे एक हमारा पब्लिक बॉडी की भी आवश्यकता होती है। चौथा जो इसमें महत्वपूर्ण बातें होती है, वह होता है कि जो हमारा बजट होता है, वह नॉट फ्री फ्रॉम कंट्रोल। इसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि नियंत्रण से बाहर होता है, बल्कि इसमें भी हमें कंट्रोलिंग देखने को मिलता है। अब इस आधार पे हम देखें, तो यदि हम आर्टिकल 112 को देखें, 112 का मतलब हमने क्या बोला? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिसको हम लोग दूसरे शब्द में बजट बोलते हैं। लेकिन हमारा संविधान तो बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में यदि आप देखिएगा, तो इसमें मुख्य रूप से जो इंक्लूड किए गए हैं, यानी इसमें जो सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, तो खास तौर पे हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में जो सम्मिलित किया गया है, वह सम्मिलित किया गया खास तौर पे हमारा पब्लिक इनकम को, यानी सार्वजनिक आय को हमें इसमें इंक्लूड किया गया है। और इस आधार पे आप देखिएगा, तो जो हमारा पब्लिक इनकम होता है, यानी जिसको आप सार्वजनिक आय बोलते हैं, यह मुख्य रूप से हमारा 2 भागों में बट जाता है। अब प्रश्न बनता है कि वो 2 भागों में कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा रेवेन्यू इनकम होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो होता है वो हमारा रेवेन्यू इनकम होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वह हमारा कैपिटल इनकम होता है। अब ये दोनों चीजों को सीखिए। एक कैपिटल इनकम होता है, यानी खास तौर पे जो हमारा पब्लिक इनकम की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक इनकम हमारा 2 तरह से होता है, एक रेवेन्यू इनकम से होता है और एक हमारा कैपिटल इनकम से होता है। अब प्रश्न बनता है कि हमारा रेवेन्यू इनकम कैसे कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जो हमारा रेवेन्यू इनकम होती है, हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट आवर इनकम इज फ्रॉम रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम के क्या सोर्सेस हैं? तो रेवेन्यू जो इनकम होती है, नॉर्मली ये हमारी जो होती है वह टैक्स से होती है। यानी पहला जिसका होगा टैक्स रेवेन्यू इनकम आप कह सकते हैं, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू इनकम। यानी सरकार हमसे टैक्स लेती है, चाहे वो पहले की हम बात करें थे जैसे डायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स था। तो टैक्स के आधार पर सरकार हमसे लोन ले मतलब इनकम लेती थी, रेवेन्यू वो कनेक्ट करती थी। उसके अलावा भी कुछ ऐसे भी जो हमारा खास तौर पर नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम से आते थे, यानी कुछ ऐसे भी चीजों से जहां पर सरकार डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाती थी, इनडायरेक्टली वहां से सरकार गेन कर लेती थी, लोगों से एकत्रित करती थी। तो रेवेन्यू इनकम हमारा मुख्य रूप से हम 2 तरह से सरकार जो होती है प्राप्त करती है। दूसरा, यदि हम कैपिटल इनकम की बात करें, तो कैपिटल इनकम भी 2 तरह से प्राप्त होते हैं। ये क्या होता है कि जो आप किसी को, मान लिया जाए कि आपने लोन दिए हैं, लोन का मतलब क्या हुआ? आप किसी को कर्ज दिए हैं, ठीक है। तो कर्ज जब आप दिए हैं, तो कर्ज दिए हैं तो कुछ तो आप इंटरेस्ट पे दिए होंगे। तो यानी हम लोन जो दिए हैं, यानी गिवन लोन से जो भी हम गेन करते हैं, ठीक है, इनकम, दिए हुए लोन से जो भी हम इनकम गेन करते हैं,
वह हमारा कैपिटल इनकम में आता है। कुछ और ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं कि नन लोन से भी हम प्राप्त करते हैं, यानी गैर, जिसको आप क्या कह सकते हैं, कर्ज। ठीक है, तो गैर कर्ज का मतलब आप दूसरे शब्द में जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए कि भारत के ही किसी ने अमेरिका ऐसे राष्ट्र, जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गिफ्ट रूप में आता है, उपहार के रूप में मिल जाती है, तो ऐसे सेंस में जो हमें लोन मिल जाता है, वो अंत में जहाँ मान लिया जाए कि वो माफ कर देता है या कहता है कि ठीक है हम आपसे नहीं लेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट के तहत, तो भी हमारा एक तरह से इनकम ही हो जाता है। तो हमारा जो कैपिटल इनकम होती है, कैपिटल इनकम की यदि हम चर्चा करें, तो कैपिटल इनकम भी हमारे पास दो तरह से आता है। ठीक है, एक जो हमारे इसमें होता है, उसमें हमने देखा कि जो हमने किसी को लोन दिया, तो लोन से हमने इंटरेस्ट को प्राप्त करते हैं, यानी इंटरेस्ट के आधार पर जो भी आपने किसी से आपने पेमेंट लिया, और नन लोन के आधार पर भी हमें कुछ पेमेंट हो जाती है। यानी ओवरऑल यदि चर्चा करें तो हमारा जो पब्लिक इनकम है, पब्लिक इनकम है हमारा दो तरह से प्रॉफिट होती है। इस आधार पे थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ के देखें, तो इसको आप सीखने के लिए थोड़ा सा आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो खास तौर पे जो हमारे पास जो बजट होता है, ठीक है, ये बजट को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, माय गॉड, ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए कुछ हमारे पास बिल्स होते हैं, और उस बिल्स के आधार पर यदि हम देखें तो सरकार जो कुछ देती है प्रोफिन्सेस, वो देखेंगे तो बिल्स बजट के अंतर्गत जो होती है वो मुख्य रूप से हमारा बिल्स जो होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो बिल होते हैं, लेकिन हम आगे इसको और ज़्यादा बिल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे सबसे पहला एक हमारा होता है मनी बिल, ठीक है। अब प्रश्न होता है मनी बिल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बिल का मतलब हिंदी क्या होता होगा, धन विधेयक, ठीक है, याद आ गई। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है फाइनेंशियल बिल, जिसको हम बोलते हैं वित्त विधेयक, ठीक है। यानी मुख्य रूप से अभी हम पहले दो बिल के बारे में चर्चा करते हैं, दो बिल क्या है। तो मनी बिल जो होता है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में इसके लिए खासतौर पे प्रोविजंस किए गए हैं। अब प्रश्न बनता है कि हमारा मनी बिल क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक रफली फिगर देता हूँ। जैसे आप देखिए, जैसे मान लिया जाए ये जो है सरकार की जो है टोटल इनकम का एक कह सकते हैं स्टोरेज है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। ऐसे ध्यान दीजिए आप, ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संचित निधि, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड में क्या होता है, हमारा नोट होता है, ठीक है, हमारे पास क्वाइंस हो सकते हैं, हमारे पास बॉन्ड हो सकते हैं, और सारे सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डॉलर में भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा येन भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा पाउंड भी हो सकता है, ठीक है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तरह से सरकार कंसोलिडेटेड फंड में पैसा यानी धन अर्जित करती है। अब प्रश्न वो होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड में कहाँ से आते हैं, तो कंसोलिडेटेड फंड का मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार के जो हमारा आर्टिकल 110 जो हमारा मनी बिल है, मनी बिल से डायरेक्ट प्राप्त होती है। ये प्राप्त कैसे होती है, तो इसमें आप देखिएगा कि सरकार इसे कैसे कैसे प्राप्त करती है। प्राप्त करने के अनेक तरीका है। इसमें सबसे पहले क्या करती है कि सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उससे जो सरकार की आमदनी होती है, सरकार की जो प्रॉफिट्स होती है, वे सारे प्रॉफिट्स जो होते हैं, सरकार के रिवेन्यू जो होते हैं, वो सारे कंसोलिडेटेड फंड में एकत्रित होते हैं, यानी स्टोरेज होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके आधार पर सरकार ने कितना विथड्रॉ किया, मतलब यहाँ से मायने सी बात है, सरकार को निकालना भी होगा। इसमें सरकार ने कितना मान लिया जाए डिपॉजिट किया, कितना लाया, ठीक है, उसके अलावा कितना सरकार ने बोरो किया, ठीक है, और उसके बाद कह सकते हैं सरकार कितना लेंड किया। मतलब इससे प्रूफ होता है कि सरकार ने टैक्स के रूप में प्राप्त कर रहा है, तो भी यहीं पर हम स्टोर कर रहे हैं। हमने कितना इसमें से निकाले, ठीक है, यहीं से हम कर रहे हैं। कितना सरकार ने और कहीं से ला करके इसमें डाला, डिपॉजिट किया, कितना हमने कर्ज लिया तथा कितना हमने कर्ज दिया, ये सारी की जो गतिविधि होंगे, ये सारे हमारे कहाँ से होंगे, कंसोलिडेटेड फंड से होंगे पहले। इसके अलावा जब सरकार के हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम दिक्कत में आ जाती है, करने में असमर्थ होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स का रिफॉर्म कर देती है, ठीक है। यानी टैक्स रिफॉर्म्स कर करके भी सरकार कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम को एकजुट करती है, एकत्रित करती है, ठीक है। यानी ओवरऑल दोस आर द सोर्सेज बाय विच वी कैन एक्यूमुलेट या आवर गवर्नमेंट एक्यूमुलेट, दिस इज कॉल्ड consolidated fund. This is not only consolidated fund but also we can say this is the part, this is the place where a storage of the government revenues,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सरकार अपने गवर्नमेंट रेवेन्यूज करती है। तो ये हमारा आर्टिकल 110 में आता है, जिसको हम मनी बिल करते हैं। अब इसके अलावा याद रखिए कि जो हमारा मनी बिल होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो मनी बिल जो होती है नेवर टेबल्ड इन द राज्यसभा, यानी इसको हम कभी भी राज्यसभा में इसको हम नहीं ले जा सकते, बल्कि ऑलवेज ये जो होता है ये हमारा लोकसभा में जाती है, जो हम कह सकते हैं हाउस ऑफ पीपल जिसको कहते हैं। क्योंकि कोई भी जो हमारा बिल है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो हमारा ये बिल है, ठीक है, ये बिल ये हमारा बिल जो है हमारा मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, इसकी जो जस्टिफिकेशन होता है, ठीक है, इसकी जो क्लैरिफिकेशन होती है, जस्टिफाइड होती है, वह स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ध्यान दीजिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास एक दायित्व होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है उसको इंक्लूड करे। अब क्या होती है, इसको और थोड़ा फॉर्म में हम आए तो इसको आप ऐसे सीख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो स्पीकर ऑफ हमारा लोकसभा होता है वह किसी भी बिल को लेकर के सबसे पहले वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट से पास जाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हुआ किसी भी बिल को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया, राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है, और राष्ट्रपति के बाद वो बिल को फिर हम कहाँ लाते हैं, लोकसभा में लाते हैं, ठीक है, और लोकसभा के बाद वो बिल पास होकर के फिर जाता है हमारा राज्यसभा में, अपर हाउस में, ठीक है, और अपर हाउस में हमारे 14 दिन का, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ 14 डेज का यहाँ पर एक डेडलाइन दिया जाता है, ठीक है, और ये डेडलाइन में 14 दिन में यदि राज्यसभा इसको भेज देती है पास करके तो ठीक है, यदि 14 दिन में बिल को पास करके नहीं भेजती है तो भी इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द पास फ्रॉम द राज्यसभा, तो भी इसको मान लिया जाता है कि राज्यसभा से पारित हो चुका है, और फिर ये राज्यसभा से कहाँ आता है, लोकसभा में पुनः फिर आता है, और लोकसभा के बाद यह बिल जो होती है वो लास्ट में हमारा फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं इस पे अपने अप्रूवल या कह सकते हैं अपने कॉन्सेंट कर देते हैं, यानी अपनी सहमति जता देते हैं, उसके बाद ये हमारा एक लेजिस्लेटिव बन जाता है, ठीक है, यानी उस समय से ये हमारे कानून बन जाता है, वहां से हमारा एक बिल जो होती है एक कानूनन रूप ले लेता है। ये पूरा फिगर समझ में आया आप लोग को, कैसे कैसे कोई बिल कानून के रूप लेता है, ये क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। तो अब हमने कहा ये मनी बिल आपको समझ में आया, अब हम आते हैं फाइनेंशियल बिल, ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल जो हमारा वित्त बिल या वित्त विधेयक जो कहते हैं क्या होता है, तो फाइनेंशियल बिल का भारतीय संविधान में देखें तो आर्टिकल जो होती है वह आर्टिकल 117 में इसकी चर्चा किया गया, 117 में चर्चा किया गया है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, यानी एफबी की बात करें तो एफबी का मतलब होता है एमबी, यानी मनी बिल प्लस जीबी, जनरल बिल। जनरल बिल का मतलब क्या हुआ कि जो भी मनी बिल में हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने क्या देखा, टैक्स से, विथड्रॉवल से, डिपॉजिट, इसके अलावे भी कुछ ऐसे और सोर्सेज हैं जिस सोर्सेज से सरकार की सोर्स ऑफ इनकम होती है, या दूसरे फॉर्म में हम ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरे बात करते हैं कि हमारा जो हम यहाँ पर जो जनरल बिल की बात की, जनरल बिल में क्या आ जा सकते हैं, तो नॉर्मली दो चीजों को ध्यान दीजिए, जो हमारा ओल्ड जो हमारा टैक्स लॉ है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, रिफॉर्म्स कर दिया है, इसको हम कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और रिप्लेस किससे कर दिया, तो न्यू टैक्स से कर दिया, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान में आप भारत की बात करें तो आप ही लोग बताइए कि इंडिया में जो अभी हमारा वर्तमान में जो टैक्स का जो हमारा ये जो है स्टेजेस हैं, ठीक है, तो अभी कितने स्टेजेस में हमारा टैक्स लिया जा रहा है, जैसे पिछले साल की आप बात करें तो जैसे हमारा जो न्यू 2020 का जो फाइनेंशियल बजट तैयार की गई थी उसमें हमारा देखने को हम लोगों को मिला था कि सरकार ने उसके लिए कुछ लाई कि आप इतने स्टेजेस में आप टैक्स ला सकते हैं, ठीक है, या टैक्स को आप परिपूर्ण कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये चीज़ों को आप देखिए, तो इसमें हमारा जनरल बजट में होती है पुराने जो भी टैक्स का जो लॉ है, ऑर्डर है, उसको हम रिप्लेस करते हैं और नए के साथ उसको जोड़ देते हैं, या कह सकते हैं कि नए नए और फॉर्म को लाना, नए नए कुछ लॉ एंड ऑर्डर को जोड़ना, तो ये जो होता है हमारा फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आती है। इसके अलावे आप देखिएगा, इसके बाद एक हमारा होता है वोट ऑन अकाउंट, आप लोग नाम सुने हो जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखानुदान, ठीक है, तो एक होता है हमारा वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, तो इसके लिए भारत के संविधान में आर्टिकल
116 के आप अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल 116 में वोट ऑन अकाउंट की चर्चा की गई है। वोट ऑन अकाउंट का इस्तेमाल कब होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तो एक्सपेंडिचर और इनकम का तो स्रोत है ही। मान लिया जाए कि जैसे इलेक्शन ही के समय आ गया, ठीक है, सरकार अपने आप की स्टेबल नहीं है, लेकिन स्टेबल नहीं, लेकिन देश की जो हमारा एक्सपेंडिचर जो हो रही है, खर्च जो हो रहा है, या कह सकते हैं सरकार के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो आप योजना कह सकते हैं या कह सकते हैं जो स्कीम और प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए हैं, ये सारे प्रोग्राम इस सब पे तो नॉर्मली हमारा एक्सपेंडिचर हो ही रहा है, खर्च हो ही रहा है। तो ये जो हम खर्च करते हैं, ठीक है, ये जो खर्च होती है या जो पैसा का निकासी होता है, यह निकासी हमारा आर्टिकल 116 के तहत जो निकलता है उसी को हम लोग वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। इसके अलावे भी एक हमारा कॉन्सेप्ट आती है, एक हमारा अंतरिम, यानी हम इंतरिम के नाम सुनते हैं, ठीक है, तो एक इंतरिम हमारा बजट भी होता है। तो अंतरिम बजट का जो कॉन्सेप्ट होती है यह होता है एट दैट टाइम, यानी अंतरिम बजट जो होता है ये हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, शॉर्ट पीरियड के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका मुख्य रूप से तब इस्तेमाल होता है कि जब मान लिया जाए कि हमारे यहाँ एट द टाइम ऑफ बजट पीरियड, यानी बजट जिस समय आपके यहाँ हमारे यहाँ जब बजट निकलती है और उसी समय में मान लिया जाए कि हमारे यहाँ आम इलेक्शन है, यानी जनरल जब इलेक्शन हो जाती है, तो वैसे सेंस में जो होता है हमारा जनरल बजट पेश न कर करके हमारे यहाँ एक छोटी सी बजट जिसको अंतरिम बजट करते हैं। इसके पीछे रीजंस है, देखने को मिलता है कि पता नहीं किनकी क्या सरकार, मान लिया जाए कोई सरकार पहले ही अपना आम बजट पेश कर दे, उनकी सरकार मान लिया जाए गिर जाती है, तो गिरने के बाद उन्होंने जो भी प्रेडिक्ट किया या कह सकते हैं कि उन्होंने जो भिन्न भिन्न प्रकार की योजना परियोजना को जो उन्होंने इवेलुएट किया, ठीक है, ये सारी चीज कहीं ना कहीं इस गतिविधि पे वो रोक लग सकता है। इसी के कारण एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस जब तक सरकार नहीं बन जाए तब तक के लिए सरकार क्या करती है कि एक नॉर्मल वे में कह सकते हैं अपने जो उसकी मैनिफेस्टो होता है, जो उनकी एजेंडा होती है, उस एजेंडा के आधार पर वो छोटी मोटी बजट पेश कर दी जिसमें मुख्य रूप से देश का आय और व्यय की गणना की जाती है, कैलकुलेशन उसमें किया जाता है। अब अंतरिम बजट का भी कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो अंतरिम बजट का भी जो कॉन्सेप्ट थे वो 1955 टू 56 यानी सनमुखम सेट्टी के आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो सनमुखम सेट्टी के द्वारा ही एक कॉन्सेप्ट को अंतरिम बजट का भी कॉन्सेप्ट दिया, उस पर हम बाद में फैक्ट्स पे जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारा अंतरिम बजट होती है। अब इसके आधार पर आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं अभी पूरी आज नहीं हो पाएगी, अगले लेक्चर में फिर इस पर हम आएंगे। तो इसके आधार पर आप देखिएगा कि यदि हम काइंड्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले काइंड्स यदि हम बात करें तो काइंड्स इसके मुख्य रूप से अभी हम 3 बात करें, फिर हम आगे इस पे 5 और बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हम काइंड्स की बात करें तो बजट जो होती है, बजट हमारा सबसे पहला जो बजट का फॉर्म होती है वो हमारा बैलेंस बजट होता है, ठीक है, वो होता है बैलेंस बजट। दूसरी की हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है डेफिसिट बजट, ठीक है। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है सरप्लस बजट। अब मुख्य रूप से हमें 3 चीजों को पहले चर्चा करते हैं, फिर हम आगे 5 काइंड्स पे भी चर्चा कर देंगे। 3 हमारा क्या है, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट क्या है। बैलेंस बजट का मतलब हुआ जो भी हमारा टोटल इन एक्सपेंडिचर है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर जो है इक्वल टू यदि हमारा टोटल इनकम हो गया, ऐसे याद कीजिए, ठीक है, तो ये जो होता है हमारा बैलेंस बजट कहलाएगा। मतलब कि जैसे मान लिया जाए अगले पिछले साल हमने मान लिया जाए कि 160 बिलियन डॉलर का हमने मान लिया जाए कि किसी भी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, या इंपोर्ट किया। सोचिए हमने 160 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, और इतना ही कि हमने कहीं भी एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है, यानी इंपोर्ट भी किया और एक्सपोर्ट भी किया, दोनों हमारा बराबर गया, यानी ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल जो इनकम था, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो इनकम है, या आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये जो पार्ट होती है इसको हम बैलेंस बजट कहते हैं, यानी बराबर बराबर। उसके बाद होता है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता क्या है कि जो हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर है, यानी टोटल जो हमारे खर्च है वो हमारा अप हो जाती है। अप का मतलब वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारा इनकम है
रिलेटिवली यदि देखेंगे तो एक्सपेंडिचर की अपेक्षा जो होती है ये हमारा कम जाता है। यानी मान लिया जाए कि हमने एक्सपेंडिचर में जो है हमने खर्च कर लिया 300 बिलियन का और हमारे पास इनकम हुआ 185 बिलियन। इमेजिन हम करते हैं ओवरऑल यदि देखा जाए तो कितना का हमारा लॉस हुआ, ठीक है। यानी डेफिसिट का मतलब हुआ हमारा घाटा। यानी जब हम इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, आय से ज़्यादा हमारी जब व्यय हो जाती, खर्च हो जाती है, तो वह हमारा डेफिसिट बजट के अंतर्गत आता है। और ख़ास तौर पे भारत ऐसे जो राष्ट्र है, खास तौर पे हम डेवलपिंग भारत या डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो बजट होता है डेफिसिट बजट में ही जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामानों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक कारण बनती है। सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो लो हो जाता है और हमारा इनकम जो था वो अप हो जाता है। यानी खर्च हमने कम किया और इनकम हमने ज़्यादा कर लिया, तो ये हमारा जो होता है सरप्लस बजट कहलाता है। यानी हमारा कुछ इसमें आप कह सकते हैं रिमेन हो चुके, या कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास बचत हो रहे हैं, सेविंग हो रहे हैं। तो जो सेविंग वाले मामला है ये हमारा खास तौर पे सरप्लस बजट के अंतर्गत आता है। तो ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो ये मुख्य रूप से अभी हम 3 ऑन द बेस ऑफ ट्रेड हमने देखा है। ट्रेड एंड बिजनेस के आधार पर देखें तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी और वर्ल्ड की जो बजट है, वर्ल्ड के